नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रीति गौड़। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस की इस जंग में एसडीआरएफ किस तरह से अपना योगदान दे रही है और किस तरह से कार्य कर रही है, इसी को लेकर एसडीआरएफ प्रभारी तृप्ति भट्ट से खास बातचीत की न्यूज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता महावीर नेगी ने। राज्य पर जब भी विपत्ति आई है तो एसडीआरएफ ने आगे बढ़कर राज्य को मदद की है और आज कोरोना के इस संक्रमण काल में भी एसडीआरएफ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और अपना पूरी अहम भागीदारी निभा रही है। और किस तरह से काम एसडीआरएफ कर रही है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एसडीआरएफ की कमांडेंट तृप्ति भट्ट जी है। भट्ट जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, एसडीआरएफ इस कोरोना वायरस के संक्रमण में किस तरह से काम? जो कोरोना वायरस का संक्रमण जब से शुरू हुआ है तब से लगातार एसडीआरएफ काफ़ी प्रोएक्टिव रोल में है। इनिशियली हमने पुलिस के जवानों को, पीएसी को, होमगार्ड्स को एक वृहद प्रशिक्षण प्रदान किया था, जिसमें लगभग 4000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों को हमारे द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इसके अलावा हम लगातार जन जागरूकता और ट्रेनिंग और अवेयरनेस के प्रोग्राम्स ऑल ओवर द स्टेट विद सोशल डिस्टेंसिंग, ऑडियो विजुअल और ऑनलाइन माध्यम से ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं, जिसमें लगभग 8000 लोगों को हम अभी तक ट्रेनिंग दे चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अवेयरनेस के लिए काफ़ी अच्छे वीडियोस वगैरह बनाए थे जो वायरल हुए और लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किए गए। इसी क्रम में हमने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, जितने मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, पीपी किट इत्यादि, इनका भी क्रय किया और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया। और जैसे जैसे धीरे धीरे राज्य में कोरोना संक्रमित मरीज आने शुरू हुए, जो जिनकी संख्या अब 46 तक पहुंच चुकी है, इन सभी जो पॉजिटिवली संक्रमित व्यक्ति हैं, जितने भी मरीज हैं, इनकी आइसोलेशन ड्यूटी में इनर कॉर्डन में एसडीआरएफ ही तैनात है। इसमें प्रॉपर अपने मास्क, ग्लव्स और पीपी किट इत्यादि को उदाहरण करते हुए काफ़ी हाई रिस्क जोन की ड्यूटी है जो एसडीआरएफ के द्वारा संपादित की जा रही है। इसके अलावा जो रिसेंट सक्सेस हमें मिली है वो जो हमने मथुरा से 411 बच्चे जो कोटा से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में प्रशिक्षणरत थे, शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे, और उनको कुमाऊं और गढ़वाल रेंज के बच्चों को सेग्रीगेट करके उनको प्रॉपर सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उनको सकुशल हम लोगों ने गंतव्य तक पहुंचाया, जो एक काफ़ी सराहना जिसकी सभी परिवारजन, उनके सभी परिजन मुक्त कंठ से कर रहे हैं। इसके अलावा भी एसडीआरएफ के द्वारा समय समय पर जो भी योगदान हमसे स्वास्थ्य विभाग अथवा प्रशासन द्वारा अपेक्षित होता है, उसको हम लोग अपना 100% कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि आपदा में तो दिखाई देता है कि ये चीज़ है, ये काम करना, ये टास्क है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण में पता ही नहीं है कि कहाँ से कौन अज्ञात है और कैसे लड़ना है। तो ऐसे में उस ड्यूटी से और इस ड्यूटी में कितना अंतर है और क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, किसी भी अन्य प्रकार की आपदा में हम अपेक्षा करते हैं कि अधिक से अधिक हाथ आगे बढ़ें और उस आपदा राहत में अपना योगदान दें, परंतु कोरोना वायरस का संक्रमण एक ऐसा काल है, एक ऐसा समय है जिसमें कम से कम लोग अपने घर से बाहर निकलें, कम से कम लोग सोशल इंटरेक्शन करें, कम से कम लोग बाहर आएँ, वही इसका सबसे बड़ा समाधान है। तो एक तरह से विपरीत इसका वे ऑफ फंक्शनिंग है। और फॉर एग्जांपल अगर लैंडस्लाइड हो या फ्लड रिलीफ की जो होते हैं या जो और भी अन्य प्रकार की विभिन्न विभीषिकाएं पूरे देश में, विश्व में होती आई हैं, तो उसमें अधिक से अधिक लोग आगे बढ़ चढ़ के आते हैं और अपना योगदान विभिन्न प्रकारों से देते हैं। इसमें हमारी जनता से केवल यही अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें, अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन ना करें, लोगों से अनावश्यक ना मिलें, और जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा, सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं उनका अनुपालन करें, और इसी प्रकार हम कोरोना को हरा सकते हैं। आपने अभी बच्चों के रेस्क्यू की बात की कि अभी तक और भी कहीं रेस्क्यू में बच्चे फंसे हुए हैं, और अभी तक कितने रेस्क्यू किए जा चुके हैं या अभी और भी होने बाकी हैं? देखिए, इसमें मेरा कोई टिप्पणी करना सही नहीं है, ये एक पॉलिसी मैटर है, और जिस भी प्रकार के आदेश निर्देश हमें प्राप्त होंगे उसकी ड्यूटी का हम संपादन करेंगे। और जहाँ तक अभी तक हमारे इसका सवाल है, तो जो बच्चों की ड्यूटी में हमारे 39 जवान इसमें थे, जिसमें पैरामेडिक थे, सब इंस्पेक्टर्स थे, हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स थे, इन सभी को हमने क्वारंटीन में एहतियातन रखा हुआ है। और कुमाऊं रेंज की ड्यूटीज़ के कांस्टेबल्स को पंतनगर में और गढ़वाल रेंज की ड्यूटी के कांस्टेबल्स को हमने देहरादून में क्वारंटीन में रखा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं जानना चाहूँ कि कमांडेंट तृप्ति भट्ट का दिनचर्या में, क्योंकि कोरोना वायरस की क्योंकि ये जिम्मेदारी भी निभानी, पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभानी है, तो आपकी दिनचर्या में किस तरह से बदलाव आया और किस तरह से आप एहतियात बरतकर अपनी इस जिम्मेदारी को निभा? हमारी संपूर्ण जो व्यवस्था है वो इस बात पर निर्भर है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो स्वयं भी सुरक्षित रहें। तो जो भी मास्क है, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल है, कैंपस की क्लीनिंग है, इसके अलावा जो हमारी व्हीकल्स जिनका इस्तेमाल होता है,
तो उसमें हम लोग प्रॉपर उसका सैनिटाइजेशन, डिकंटामिनेशन, इनफैक्ट जो हमारी हाई रिस्क जोन ड्यूटीज़ हैं उन कर्मचारियों को हम लोग व्यक्तिगत रूप से ब्रीफ करते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी 2ICs हैं संबंधित कंपनीज के, क्योंकि SDRF का जो रोल है पूरे राज्य में है, तो व्यक्तिगत रूप से 1-on-1 सभी से फ़ोन में बातचीत करके उनका कुशलक्षेम पूछी जाती है। जो भी आवश्यकता होती है किसी भी प्रकार की, चाहे PPEs की हो, चाहे किसी अन्य प्रकार की दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी हो, तो हम लोग लाइजनिंग का कार्य भी करते हैं। संबंधित जिलों के जो उच्चाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करके समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। और एक टीम स्पिरिट के साथ काफ़ी बेहतर सहयोग हमें सभी विभागों का मिल रहा है। विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का काफ़ी अच्छा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है, और इसी मिले जुले प्रयास के कारण, एक अच्छे टीम वर्क के कारण ही हम लोग ये रिजल्ट्स दे पा रहे हैं। तो ये थी SDRF की कमांडेंट तृप्ति भट्ट, जिनका कहना यही है कि सभी के सहयोग से SDRF भी इस कोरोना महामारी से जो जंग चल रही है उसमें अपनी अहम भागीदारी निभा रहा है। कैमरामैन विनय केंथोला के साथ महावीर नेगी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। राज्य सरकार ने पहले प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी और फीस जमा करने को लेकर रोक लगा दी थी, तो वहीं अब इस पर सरकार दोबारा से फैसला ले सकती है। क्या कुछ फैसला ले सकती है, इसी को लेकर देखिए संवाददाता नितिन सिंह की ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी का असर हर जगह देखने को मिल रहा है। और साथ बात करूं स्कूल की, तो स्कूली छात्रों में और स्कूल्स में काफ़ी इसका असर पड़ा, क्योंकि स्कूलों को बंद कर दिया गया था जैसे ही बीमारी का पता चला था, और छात्रों को भी स्कूल आने से मना कर दिया गया था क्योंकि उनको भी बीमारी से बचाना था। साथ ही बताना चाहूँगा कि लेकिन अब कुछ और सबसे बड़ी स्कूलों की समस्या थी वो फीस की थी, क्योंकि उन्हें फीस पे पाबंदी लग गई थी और स्कूल जो है फीस नहीं ले पा रहे थे। प्राइवेट स्कूल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं इससे उनको भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था। बात करूँ प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकारों ने अब निजी स्कूलों को कुछ पाबंदियों के साथ जल्द ही राहत देने की बात कही है। स्कूल को जल्द ऑनलाइन या ऑफलाइन फीस देने की अनुमति मिलेगी। पाबंदी यह रहेगी कि जो अभिभावक अभी फीस देने में सक्षम नहीं है उन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। जैसा कि अगर कोई पेरेंट्स हैं वो फीस नहीं दे पा रहे, जरूरी नहीं कि उनसे बोला जाए कि आप फीस जबरदस्ती भरिए। तो सरकार ने ये बात भी साथ में कही है। साथ ही में किसी विद्यार्थी का नाम काटा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर विद्यार्थी का नाम इस तरह से काटा जाता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव असर उस पर पड़ता है कि स्कूल एक तो बंद पड़े हैं, बच्चे घर में हैं वो तो और पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो एक नेगेटिव असर पड़ेगा अगर बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। इस साल फीस में वृद्धि भी नहीं होगी। सरकार ने कहा है कि इस साल फीस में कोई वृद्धि नहीं होगी और फीस बिल्कुल नहीं बढ़ाई जाएगी। प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वही रखी जाएगी। इसका जो बात जो कही है वो हमारे शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि इस संबंध में जल्द आदेश दिए जाएंगे और जल्द से जल्द स्कूलों को फीस लेने की अनुमति मिल जाएगी। मंगलवार को जब उन्होंने यह बात सबके सामने कही, उन्होंने जिसके जरिए संदेश में उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट की वजह से निजी स्कूल जो हैं उनमें फीस वसूली स्थगित कर रखी थी अभी तक, जिससे कि फीस नहीं ले पा रहे थे। निजी स्कूलों को अपने भी कई खर्चे होते हैं। उन्होंने कहा कि अपने कई सारे खर्चे होते हैं जिसमें पूर्ति शिक्षकों के कर्मचारियों के वेतन और बैंक से लेकर ऋण को चुकाने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं, जो फीस लाने के कारण उनको नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में सरकार हर पहलू को ध्यान में रखकर फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के जो अधिकार हैं वो उनको यूज करके जो फीस की वृद्धि और ये सब चीज़ों को दरकिनार करके बच्चों की फीस जो लेने की अनुमति है उसको जरूर प्राइवेट स्कूलों की मदद की जाएगी, ताकि वो इस तरह से माहौल में एक तरह से कर्जे में ना डूब जाएं और जिस तरह से उनके कर्मचारी होते हैं उनको वेतन भी लगातार मिलता रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अभिभावक स्वेच्छा से फीस देने के इच्छुक हैं वो फीस जरूर दे पाएंगे और जो अभिभावक फीस नहीं दे सकते उनसे जबरदस्ती कोई वसूली नहीं की जाएगी। ये फैसला एक तरह से स्कूलों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि बहुत टाइम से स्कूल चाह रहे, प्राइवेट स्कूल चाह रहे थे कि वो फीस ले सकें, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने इसको स्थगित कर रखा था। तो सरकारी स्कूल की बात करें तो सरकारी स्कूल में इस तरह की दिक्कतें आमतौर पर नहीं देखी जाती, क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ सरकार को देखना पड़ता है, वहाँ इस तरह की समस्या नहीं होती। लेकिन प्राइवेट स्कूल की बहुत सारी समस्या होती है ना, उन्हें वेतन के लिए पैसा चाहिए होता है, उनको अपने स्कूल के ऋण चुकाने के पैसा चाहिए होता है, बहुत सारे लोग स्कूल से जुड़े होते हैं, छोटे मोटे कर्मचारी भी होते हैं, चपरासी भी होता है, कहीं ना कहीं छोटा तबका भी है जो स्कूल में काम करता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी तनख्वाह चाहिए होती है। अब तनख्वाह तभी मिलेगी जब स्कूल के बच्चों की फीस आएगी। स्कूल बच्चों की फीस पे पूरा डिपेंड करता है कि जब बच्चों की फीस आती है तभी उनकी सैलरी बनती है। तो कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा फैसला जो इसमें लिया जा रहा है। और साथ ही सरकार हर जगह हर लोगों का ध्यान भी रख रही है, क्योंकि उन्होंने फीस वृद्धि के लिए मना कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि जो छात्र के पेरेंट्स फीस नहीं दे पाएंगे उनसे फीस जबरदस्ती वसूल नहीं की जाएगी। तो एक तरह से सबकी सहयोग के साथ और सबकी समझ लेके ही सोच के ही इस बात का फैसला किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि इस समय प्राइवेट स्कूल जो है वो पूरी तरह से बंद पड़े हैं, पूरे देहरादून के प्राइवेट स्कूल बंद पड़े हैं और किसी तरह का उनमें कोई कामकाज नहीं हो रहा है, कोई वहाँ आ नहीं रहा है। स्कूल के टीचर्स भी नहीं आ रहे, ना बच्चे आ रहे हैं। काफी टाइम पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में अगर स्कूल्स में अगर इस तरह से कोई वायरस आता तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो ये वायरस बच्चों में फैल सकता था। कहीं ना कहीं उनकी सेफ्टी के लिए उनको घर रहने के लिए कहा गया और सरकार बहुत सारे कार्य चलाने की भी सोचती है जिनसे उनको घर में रह के शिक्षा प्रदान की जा सके। बहुत सारे टीवी चैनल के थ्रू ये बात भी आगे चल के आ सकती है कि बच्चों को घर बैठे स्कूल की शिक्षा प्रोवाइड की जाए। प्राइवेट स्कूल वाले हालांकि कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं अभी भी, जिससे ऑनलाइन घर में बच्चे पढ़ाई कर सके और पढ़ाई से उनका कनेक्शन ना टूट सके, क्योंकि
बहुत टाइम से घर पे रहने से बच्चा पढ़ाई के जो कनेक्शन होता है उससे टूट जाता है और कहीं ना कहीं फिर उससे विमुख सा हो जाता है। तो इसलिए प्राइवेट स्कूल वाले बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं जिनसे कि बच्चा घर बैठे पढ़ाई कर सके और उसमें किसी तरह का नेगेटिव असर ना देखने को मिले। स्कूल ना जाने से कहीं ना कहीं बच्चों में अंदर एक जो मनोदशा है वो भी कहीं ना कहीं शायद से एक नेगेटिव सी जा सकती है। तो इस वजह से स्कूल जो है पूरा ध्यान रख रहे हैं। सरकार ने भी प्राइवेट स्कूल की इस बात को समझा और जाना कि हाँ प्राइवेट स्कूल में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल वाले लगातार इस बात को सरकार के सामने रख भी रहे थे कि फीस लेना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की बात के बाद उन्होंने इस फीस लेने से इनकार कर दिया। फीस लेने से उनको मना कर दिया गया था जिसकी वजह से फीस नहीं ले पा रहे थे। पर अभी अभिभावक काफ़ी सारी संख्या में ये भी जानना चाह रहे थे कि फीस वृद्धि के बारे में तो सरकार ने फैसला पहले दे दिया कि कोई फीस वृद्धि नहीं होगी इस साल। जो स्कूल जितनी फीस ले रहे थे उसी हिसाब से फीस लेंगे, फीस में किसी तरह की बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार हर तरह से लोगों का इस बीमारी में ख्याल रख रही है, हर तबके का ख्याल रख रही है, हर जगह की पूछताछ कर रही है, ताकि सरकार ये भी चाह रही है कि किसी को इस बीमारी में जूझने में किस तरह की जो परेशानी सामने करना पड़ रही है तो सरकार पूरी तरह से मदद भी कर रही है। सरकार का कहना यही है कि पूरे इस बीमारी में हर तरह के लोगों की बात सुनी जाएगी, हर जन की, हर समाज की बात सुनी जाएगी। किसी को किस तरह की परेशानी हो तो उसको भी निपटारा किया जाएगा। तो कहीं ना सरकार इस बहुत सारी छूट जो है प्रावधान वो अब देने जा रही है, क्योंकि 20 तारीख के बाद कहा गया था कि काफी सारी छूट जो है वो हर राज्य में दी जाएंगी और कहीं ना कहीं देहरादून में भी इस तरह की छूट दी जा रही है। तो जिससे स्कूल्स भी शामिल कर लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या जो प्राइवेट स्कूल की चल रही थी कहीं ना कहीं इनको सॉल्व कर लिया गया है। कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन भी इस बात से स्वागत करेगा सरकार का, बहुत खुश होगा कि इस तरह की जो समय चल रहा है उस समय सरकार ने उनकी बात सुनी। सरकार कहीं ना कहीं उनकी बातों को अपने तक ला रही है और कहीं ना कहीं वो भी समझ रही है कि स्कूल्स में इस तरह का जो माहौल जो चल रहा है, जो बहुत टाइम से बंद पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ज़्यादा नुकसान न उठाना पड़े, अपने जो खर्चे अपने कर्मचारियों को वेतन वो टाइम पे दे पाए, ताकि वो लोग अपने घरों में खाने पीने की समस्या ना हो, किसी को किसी की तरह की मेडिकल की फैसिलिटी चाहिए हो, तो हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक पहल की है सरकार ने स्कूल के लिए। कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन इसका स्वागत करेगा और सरकार के लिए जो भी मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें भी कम होंगी इससे, क्योंकि सबकी समस्याओं को सुना जा रहा है। कैमरामैन सलमान कुरैशी के साथ मैं नितिन सिंह, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में मौसम लगातार अपना मिजाज बदल रहा है। पहाड़ी इलाकों में जहां बारिश हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम का आगे किस तरह का मिजाज रहेगा, इसी को लेकर देखिए न्यूज इंडिया संवाददाता आशीष बडोला की ये खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज करवटें बदल रहा है। कभी हल्का अंधड़ चलता है तो कभी बिजली गरजने लगती है, कभी अचानक बारिश होती है तो कभी धूप खिल उठती है और ऐसे ही हालात लगातार कुछ दिनों से बने हुए हैं। पहाड़ों में जहां अभी भी बर्फबारी देखने को मिल रही है, भारी बारिश हो रही है, तो वहीं उत्तराखंड में आज काफ़ी धूप खिली हुई है। बीते दिन भी ज़रूर कुछ तापमान में गर्माहट देखने को मिली थी, तो वहीं अब कुछ फिर से पारा एक बार ऊपर चढ़ता दिख रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की संभावना है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों की बात करें तो उनमें उधम सिंह नगर और हरिद्वार में बारिश की छिटपुट घटनाएं कहीं कहीं देखने को मिल सकती हैं। हालांकि मौसम विभाग का ये भी दावा है कि इस बार मई के महीने में 35 डिग्री तक तापमान बढ़ सकने की उम्मीद है। हालांकि इस बार बीते मार्च की बात करें तो मई का महीना पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड तोड़ चुका था। पिछले 10 सालों में इस बार मार्च का महीना काफ़ी ठंडा था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार गर्मी अपने चरम पर पहुंचने पर लंबा समय लेगी। यदि जून में गर्मी आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं वो मानसून का वक्त भी होता है, तो इससे साफ होता है कि उत्तराखंड में इस बार गर्मी अपेक्षा से कम हो सकती है। वहीं कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस को लेकर भी डॉक्टर्स ने इस तरह की संभावनाएं जताई हैं कि अगर तापमान ज़्यादा होगा तो वायरस खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन उसका असर कुछ हद तक हल्का ज़रूर हो सकता है। ऐसे में अगर गर्मी नहीं बढ़ी तो कोरोना वायरस को भी कहीं ना कहीं पनाह मिल सकती है और आने वाले दिनों में गर्मी का बढ़ना भी ज़रूरी है। वहीं आम लोगों की बात करें तो लोग दिन भर लॉकडाउन में घर में रहने को मजबूर हैं। घर में गर्मी ज़्यादा लगती है, बंद कमरों में उमस का एहसास होने लगता है।
अगर बाहर बारिश होगी तो भीतर उमस और बढ़ने लगती है। ऐसे में लोगों के लिए भी खासा चुनौती है कि अब वो कैसे इस महामारी के दौरान और प्राकृतिक जो मौसम है उसके साथ किस तरह से तालमेल बिठाएं, अपना समय व्यतीत करें, जिससे सुरक्षित भी रहा जा सके और मौसम जो ऋतु परिवर्तन हो चुका है, इस मौसम का गर्मी आ चुकी है, इसमें खुद को कैसे ढालें, ये बड़ा सवाल होगा। खैर, आने वाले दिनों में मौसम विभाग के अनुसार लगातार मौसम में परिवर्तन भी होता रहेगा, कभी गर्मी बढ़ेगी तो कभी बारिश भी होगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भी उत्तराखंड का मौसम किस तरह से सुहाना रहेगा। कैमरा पर्सन विनय कैंतोला के साथ न्यूज इंडिया के लिए आशीष बडोला, देहरादून। कोरोना वायरस की इस जंग में कांग्रेस ने भी पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस की तरफ से देवभूमि नाम की एक ऐप जारी की गई है, जिससे कि प्रदेश की जनता इस ऐप के जरिए कोई भी समस्या को साझा कर सकती है। तो वहीं कांग्रेस इन समस्याओं को लेकर राज्य सरकार को अवगत कराएगी, जिससे कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण हो सके। इसी को लेकर कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता नितिन सिंह ने। कोरोना वायरस की महामारी के चलते पूरे देश में इस समय लोगों को कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो ऐसे में देहरादून में कांग्रेस नेता जो मनीष खंडूड़ी उन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है, जिसके थ्रू लोग अपनी समस्याओं को पहुंचा सकते हैं, जिससे लोग अपनी समस्याओं को जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचा के अपनी समस्याओं को निपटारा जल्द कर सकते हैं। ऐसे में जानेंगे उनसे किस तरह से ये ऐप काम करेगी। ये आपसे जानेंगे सर कि किस तरह से ऐप काम करेगी और लोगों की समस्याओं को आप सुन पाएंगे। जी, पहली बात यह है कि मैंने ऐप लॉन्च नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया ऐप और प्रीतम सिंह जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके लीडरशिप में किया है। दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हम करना चाह रहे हैं, उत्तराखंड में और उत्तराखंड के बाहर इस ऐप के माध्यम से हम लोगों की परेशानियां जानने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के बाहर हैं वो क्या परेशानियों का सामना कर रहे हैं, ये तो अखबारों में आ रहा है, पर इतने डिटेल में नहीं आ रहा है और दसियों हज़ारों की तादाद में, शायद लाखों की तादाद में लोग बाहर हों। तो इस ऐप से हम ये चाह रहे हैं कि डेटा कलेक्ट करें उन लोगों के बारे में, क्या परेशानी है, चिकित्सा की परेशानी है, कुछ बीमारी हो गई है, सिर्फ घर जाना है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, ये सब डेटा कलेक्ट करने के बाद हम कांग्रेस के माध्यम से उन लोगों से संपर्क में रहेंगे और उनकी परेशानियां सीधा लेके जाएंगे सरकार के पास कि आप कुछ करिए। ये सिंपली एक सोर्स ऑफ डेटा है। देखिए, ये महामारी चल रही है, पैंडेमिक कह लीजिए ऐसे, और इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जो टेक्नोलॉजी, एक तरह से टेक्नोलॉजी की वजह से परेशानी आई है, उसका हल भी उसकी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ। तो ये ऐप है, ये मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस ऐप का, इस तरह के ऐप का प्रयोग अभी नहीं हुआ है लोगों की समस्या। एक आरोग्य सेतु ऐप है जो सिर्फ आपको ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप कोविड है कि नहीं है। ये ऐप ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आपकी क्या समस्याएं हैं इस महामारी में, आप कहाँ हैं और किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो ऐप लॉन्च करने के पीछे जो कारण था, किस तरह से ऐप आपने सोचा लॉन्च करने का। दूसरा कि लोग इस ऐप को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सोचा तो ऐसे था कि कुछ 3-4 हफ्ते पहले हमारी अध्यक्ष जी और कांग्रेस में बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आप किस तरह का टेक्नोलॉजी सोल्यूशन ला सकते हैं जो हम इस्तेमाल करें। उसके बाद मेरा टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है और मीडिया का भी बैकग्राउंड है, तो ये ऐप लॉन्च किया। एक वैल्यू फर्स्ट एक कंपनी है, अच्छी कंपनी है गुड़गांव की, तो उनके साथ पार्टनरशिप करके हमने ऐप लॉन्च किया, बनाया, लॉन्च किया। इसमें थोड़ा समय लगा। और आपका दूसरा सवाल क्या था? हाँ, तो देखिए, अभी तो ये एक लिंक है, एक अमेज़ॉन वेब सर्विसेज में होस्टेड लिंक है। ये लिंक मैं अपने फेसबुक पेज पे लगाऊंगा, ये लिंक मैं प्रेस से भी शेयर करूंगा और आप भी इसको शेयर करिए, तो एक शेयर होगा ये लिंक। कुछ दिनों के बाद, 2-3 के बाद एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा और आप उस व्हाट्सएप नंबर पे उसके बाद फिर डायरेक्टली आप उसको जुड़ सकते हैं और ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा और उस सीक्वेंस में सवाल का जवाब देंगे तो आपका डेटा जो आप देना चाहें वो हमारे पास आएगा और हम सरकार को देंगे। आपसे जानना चाहूँगा कितनी उम्मीदें जताई जा रही है इस ऐप से, क्योंकि लोगों के इस समय जो वायरस चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा महामारी है, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, काफ़ी लोगों की समस्याएं हैं, तो कितनी उम्मीद जताई जा रही है इस ऐप से कि कितने लोगों तक पहुँच पाएगा ये, कितने लोगों की समस्याओं तक, मतलब आपके पास तक पहुँच पाएंगे। देखिए, हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, पर ऐप का ये होता है कि देखिए, उसकी सक्सेस की गारंटी कुछ नहीं होती। ऐप तो ऐप होता है, तो यही अगर लोगों ने ठीक पाया और समझा तो वो जुड़ेंगे। हमारी प्रयास यही रहेगा और मैं ये कह रहा हूँ, मैं कामयाब हो या ना हुए, ज़रूरी ये है कि आप किस तरह का प्रयास कर रहे हैं और किस तरह से आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास है। आगे देखेंगे कैसे कामयाब होता है, नहीं होता है तो फिर कुछ और ट्राई करेंगे। पर हमारा निरंतर हम यही चाहते हैं और कोशिश यही रहेगी कि हम कितनी टेक्नोलॉजी किस तरह से, क्या माध्यम से यूज़ करें और कैसे यूज़ करें। तो ऐप देखिए एक बड़ा कॉमन वे हो गया आप लोगों में। अगर ये ईश्वर ने चाह अगर ये वायरल हुआ तो इससे काफ़ी मदद कर पाएंगे।
तो जैसे कि हमने बात करी अभी कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी जी से, इन्होंने बताया कि ऐप को जो लॉन्च किया गया लोगों की समस्याओं सुलझाने के लिए लॉन्च किया गया। कोविड-19 वायरस के चलते काफ़ी लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं और लोगों की समस्या सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, तो इस ऐप के माध्यम से वो लोग अपनी समस्या सरकार तक पहुंचा सकते हैं और सरकार उनकी समस्याओं को, जो भी समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगी। ऐप के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ऐप 100% श्योर नहीं होते, हमेशा सही नहीं होते, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। सबसे बड़ी यही बात है कि एक अच्छी पहल जो उठाई जा रही है सरकार की तरफ, कांग्रेस की तरफ से, वो सामने आ रही है। कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं सुनने के लिए वो ऐप को लॉन्च किया गया है। ये बात की बात है कितने लोगों तक समस्याएं इनके तक पहुंच पाती है और ऐप कितने लोग डाउनलोड कर पाते हैं। कैमरामैन सलमान कुरैशी के साथ मैं नितिन सिंह, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो फिलहाल अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।